Hello students, hope you all are keeping well. Okay, so today we are going to discuss the chapter 3 of the book Honeydew is Glimpses of the Past. Students, in this lesson we are going to discuss the time period of India 1757 to 1857. The meaning of this chapter is अतीत की झलक. Glimpses of India of the past means अतीत की झलक. So before you read, here are some pictorial glimpses of the history of our country from 1757 to 1857. These pictures and speech bubbles will help clarify your understanding of the condition that led to the event known as the First War of Independence in 1857. तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, कुछ झलक दिखाई गई है इतिहास की. हमारे देश का जो इतिहास था 1757 से लेकर 1857 के बीच का, उसकी कुछ झलकियाँ यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी. ये पिक्चर्स और जो स्पीच बबल्स जो यहाँ पे एरो बबल्स बनाए गए हैं, एरो दिखाए गए हैं, वो ने क्या कहे हैं उसके बारे में यहाँ पर दिखाया गया. ये आप हेल्प करेगी इस स्टोरी को समझने में और ये समझने में कि जब हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, उसके उस झलक को समझने में ये हेल्पफुल होगी. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. द मार्टियर्स. मार्टियर्स मीन्स शहीद. Look at this picture. At a function in Delhi, एक दिल्ली का फंक्शन था, वहाँ की ये पिक्चराइजेशन है और ये स्पीच बबल्स आप देख रहे हैं. ओ माई कंट्री मैन, लेट योर आइज fill with tears as you recall the sacrifices of India's martyrs. यहाँ पिक्चर है सिंगर लता मंगेशकर जी की. उन्होंने एक सॉन्ग गाया था, ऐ मेरे वतन के लोगों. उसके बारे में यहाँ डिस्क्राइब किया है. ओ माई कंट्री मैन, ऐ मेरे वतन के लोगों, लेट योर आइज फिल विथ टीयर्स, ज़रा आँख में भर लो पानी. एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइसेस ऑफ इंडियाज़ मार्टियर्स. ऐ मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी, ज़रा याद करो कुर्बानी. तो यहाँ पे उस सॉन्ग को दिखाया गया है. Next is the company's conquests 1757 to 1849. Conquest means विजय. किसकी विजय? कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी. ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ बनी, ब्रिटिशर्स ने बनाई, उनकी विजय कैसे हुई ये हम देखते हैं. With its superior weapons, the British East India Company was extending its power in 18th century India. अपने जो सुपीरियर वेपन्स थे, जो उनके हथियार थे, उनके द्वारा
ब्रिटिश ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 18th सेंचुरी में भारत में फैलाना शुरू कर दिया था, उसको बढ़ाना शुरू कर दिया था, उसके पावर को बढ़ाना शुरू कर दिया था। ये यहाँ पे आप मैप देख रहे हैं, इंडिया 1765। लुक एट दिस मैप। ये येलो पोर्शन हमारे ये इंडियन प्रिंस का है, मतलब जो भी प्रिंसेस थे, जो भी यहाँ के शासक थे उनका है, और जो पिंक कलर में शो कर रहा है वो ब्रिटिशर्स हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद जहाँ जहाँ उनका साम्राज्य फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी बढ़ती गई, ये उस राज्य को दिखा रहा है। सो धीरे धीरे यही राज्य आगे पूरे इंडिया में बढ़ने लगा था। इंडियन प्रिंसेस वॉज शॉर्ट साइटेड। जो भारत के राजा थे वो शॉर्ट साइटेड मतलब वो फ्यूचर नहीं देखते थे, वो आगे नहीं देख सकते थे। प्रेजेंटली जो करना है बस वही देखते थे कि बस इसी समय जो करना है करो, आगे इसका क्या कंक्लूजन निकलेगा ये नहीं देखते थे। दैट अपस्टार्ट राजा बास call the English merchants, they will help me to defeat him. The people had no peace due to such constant fights. तो वहाँ के राजा आगे नहीं देख सकते थे, इतना नहीं सोचते थे कि आगे क्या होगा, तो उन्होंने ब्रिटिश की मदद लेने को सोची। और उन्होंने क्या कहा, जो आने वाले वहाँ के शासक थे उन्होंने कहा कि कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स, जो वहाँ के इंग्लिश मर्चेंट्स थे, जो वहाँ के ब्रिटिशर्स थे, उनको बुलाइए, वो हमारी मदद करेंगे, उनको दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम, दूसरे शासकों को हराने में वो हमारी मदद करेंगे। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट्स, लोगों में बिल्कुल भी शांति नहीं थी, कॉन्टिन्यूअस उनमें युद्ध चलता रहता था। The rivalries helped the East India Company and it could easily subdue Indian princes one by one. जो ईस्ट इंडिया कंपनी की रियासत थी वो वहाँ जो भारत के बाहर के आगे की रियासत थी, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद की, और मदद करके बहुत ही आसानी से इंडियन प्रिंसेस भारत के शासकों को एक एक करके हराना शुरू कर दिया और उनके राज्यों को पर अपना आधिपत्य जमाना शुरू कर दिया था। A far-seeing ruler like the brave Tipu of Mysore fought the British till he died fighting. दूर दृष्टि रखने वाले जो मैसूर के राजा थे, टीपू सुल्तान, बहुत ही बहादुर शासक थे टीपू सुल्तान मैसूर के, वो उन्होंने ब्रिटिश से आखिरी दम तक उनसे युद्ध किया। वो उनके आगे झुके नहीं, बल्कि आखिरी दम तक उनसे युद्ध किया। थैंक गॉड देयर इज़ पीस इन द कंट्री नाउ, नो मोर वार्स एंड नो लूटिंग बाय ठग्स। बट हमारे इंडिया में कुछ ऐसे लोग भी थे जो कि ब्रिटिशर्स को बहुत मानते, बहुत ही उनको मानने लगे थे कि वो बहुत अच्छे हैं, उनके रहते अब युद्ध उतना नहीं हो रहा है, तो वो भगवान का शुक्रिया करते हैं, थैंक गॉड देयर इज़ पीस इन द कंट्री नाउ, कि अब देश में शांति है, शांति व्यवस्था है, अब यहाँ पे कोई युद्ध, कोई लूटपाट नहीं है। हाउ डिड इंडियन रिएक्ट टू दीज कॉन्क्वेस्ट? किस तरह से यहाँ जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी विजयी होते जा रहे थे, वो इंडियंस कैसे रिएक्ट कर रहे थे? इंडियन यही रिएक्ट कर रहे थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ही वो अपना सब कुछ मानने लगे थे, वो ब्रिटिशर्स को ही मानने लगे थे और उन भगवान का शुक्रिया कर रहे थे। आवर डेस्टिनी इज़ लिंक्ड विद देम, हमारी जो नियति है वो उनके साथ जुड़ गई है। इट इज़ गॉड हु सेंट द ब्रिटिश, ये भगवान ही है जो कि ब्रिटिश को हमारे पास भेजे।
नेक्स्ट पिक्चर क्या शो कर रहा है? द वाइट मैन हैज़ किल्ड और डिथ्रोन्ड आवर किंग्स। जो वाइट मैन मीन्स ब्रिटिशर्स। जो वाइट मैन है वो हमारे राजाओं को मार रहे हैं या फिर उनको गद्दी से उतार दे रहे हैं। सम किंग्स वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड। कुछ ऐसे आपस में बातचीत चल रही है कि ये गोरे जो हैं, ये ब्रिटिशर्स जो हैं वो हमारे राजाओं को मार दे रहे हैं, उनको गद्दी से उतार दे रहे हैं, उनका शासन छीन ले रहे हैं। और कुछ राजा ऐसे हैं जो कि अच्छे नहीं हैं, बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड। पर जैसा भी हो वो इसी लैंड के हैं, इसी राज्य के हैं, इसी धरती के हैं। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स। और वो क्या कहते हैं कि अब हम फॉरेनर्स के स्लेव्स हो गए हैं, उनके दास हो गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल 1765 to 1836। Religious leaders preached ideas like untouchability and child marriage। ब्रिटिश शासक कब पूरा अपना आधिपत्य किया? 1765 to 1836 तक पूरे ब्रिटिश रूल वहाँ पर इंडिया में आ चुका था। जो धार्मिक लोग थे, जो धार्मिक से जुड़े हुए थे, उनके जो लीडर्स थे वो क्या उपदेश देते थे? अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज को उन्होंने आइडिया दिया था, छुआछूत और बाल विवाह को आइडिया दिया था। एनीवन हु क्रॉसेस द सीज लूजेस हिज रिलीजन। और उनका कहना था कि जो कोई भी इस वहाँ के समुद्र को क्रॉस करेगा तो वो अपना धर्म खो बैठेगा। ये वहाँ के कुछ जो रिलीजन से जुड़े हुए थे, रिलीजियस लीडर्स थे, वो उनका कहना था। ऑल द मिजरी इन द वर्ल्ड इज़ ड्यू टू वुमेन। उनका कहना था, दूसरे जो कुछ ऐसे लोग थे उनका कहना था यहाँ जो कोई भी कुछ भी होता है, जो कोई भी घटना होती है, इन सब का कारण वुमेन होती है। द ट्रुथ वॉज दैट इंडियन हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, द ब्रिटिश स्कॉर्न देम। ये सब सुनने के बाद सच तो ये था कि भारत अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना आत्मसम्मान ख़त्म कर चुका था। उन सब का ख़त्म हो चुका था आत्मसम्मान, और ब्रिटिश उनका तिरस्कार करते थे। स्कॉर्न मीन्स तिरस्कार। बीइंग मर्चेंट्स, द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स। देयर हैवी टैक्सेस फोर्स्ड फार्मर्स टू abandon their fields। व्यापारी के तौर पर वहाँ के जो ब्रिटिशर्स थे उन चाहते थे व्यापारियों से कि मतलब कि जल्दी से जल्दी प्रॉफिट हो, जल्दी से जल्दी कुछ उनको लाभ मिले, और उन्हें वहाँ के किसानों को फोर्स करते थे कि हैवी से हैवी टैक्स दे, और या फिर अपने फील्ड को छोड़ दे। But your men are taking all my crop. You are still in arrears. If you don't pay next week, I will send you to jail। और उन्हें इस तरह से हड़काया जाता था कि वहाँ की हैवी से हैवी टैक्स मांगे जाते थे। वहाँ के किसान कहते थे कि आप तो हमारे सारे क्रॉप ले रहे हैं, हमारे जितने भी अनाज थे आपके आदमियों ने ले लिया है। तो वहाँ के ब्रिटिशर्स कहते थे इसलिए लिया गया है
क्योंकि वो सब तुम लोग का जो भी बकाया था उसके एवज में ये सारे अनाज लिए गए हैं। हमने ले लिया और जो भी बकाया है उसको जल्दी से जल्दी पे करो अगले हफ्ते तक, अदरवाइज़ तुमको जेल में डाल देंगे। Still, the British invented other methods which gave them more profits. तब तक ब्रिटिश ने कुछ नए मेथड्स का आविष्कार किया जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। The goods manufactured in England should not have any import duty when brought into India. ब्रिटिशर्स ने इंग्लैंड में कुछ ऐसे मैन्युफैक्चर किए, कुछ वहाँ पे सामान ऐसे बनाए और उसका था कि वो इंडिया आएंगे बट वो सामान इंपोर्ट किया जाएगा बट इसके कोई टैक्स नहीं लगेंगे। अ गुड आइडिया, दूसरे ब्रिटिशर ने कहा बहुत अच्छा आइडिया है। द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉज बिगैन टू क्रिपल इंडिया इंडस्ट्रीज़। ईस्ट इंडिया कंपनी ने का जो लॉ था बाहर इंग्लैंड से इंपोर्ट करने का, इससे यहाँ के जो इंडस्ट्री थी, इंडियन इंडस्ट्री थी, वहाँ के लोगों उसको उन्होंने बहुत ही अयोग्य कर दिया, बहुत ही कमज़ोर कर दिया था। क्योंकि सारे सामान तो वो बाहर से आते थे, तो इंडिया के इंडस्ट्री का कोई भी सामान इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ पाती थी। तो एक तरह से उसको इंडियन इंडस्ट्री को उन्होंने अयोग्य कर दिया था, कमज़ोर कर दिया था। Inevitably, famines followed between 1822 and 1836. 15 lakh Indians died of starvation. तो अब जब यहाँ की इंडस्ट्री बंद होने लगी थी, यहाँ कोई काम नहीं रह गया, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भुखमरी होने लगी और बहुत से 15 लाख इंडियंस लगभग 1822 और 1836 तक अबाउट 15 लाख इंडियंस भुखमरी से मर गए। द ब्रिटिश पॉलिसीज रूइंड द एक्सपर्ट आर्टिशंस एंड देयर बिजनेस। ये जो ब्रिटिश पॉलिसी थी उसने यहाँ के कलाकारों को, उनके बिजनेस को नष्ट कर दिया था। राम मोहन रॉय 1772 to 1833। राजा राम मोहन रॉय, you know very well who was he? Raja Ram Mohan Roy, a learned man from Bengal, understood what was wrong with the country. राजा राम मोहन राय एक बंगाल के एक लर्नड पर्सन थे, पढ़े लिखे पर्सन थे, बहुत ही सभ्य, बहुत ही जाने माने पर्सन थे। वो समझ रहे थे कि देश में क्या गलत हो रहा है। Let us not despise ourselves. Our ancient culture is great and we are capable of greater achievements. We must first reform our society. Superstitions have been ruining us. तो वो राजा राम मोहन राय ने कदम उठाया, अपना आगे उन्होंने अपने को रखा कि अब हमें यहाँ के जो भी जो हम लोगों को तुच्छ समझ रहे हैं, इन्हें अपने एंशियंट कल्चर हमारा बहुत महान है, तो हमें तुच्छ ना समझें, हमें कमज़ोर ना समझें। हम अपने अब एंशियंट कल्चर को, जो कि बहुत महान है, उससे आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे जितने भी, और उससे हम ग्रेटर बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट्स भी करेंगे। उसके लिए हमें ज़रूरी है सबसे पहले अपने सोसाइटी को रिफॉर्म करना, अपने सोसाइटी को सुधारना, समाज को सुधारना और यहाँ जितने भी अंधविश्वास हैं उनको नष्ट करना। ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, उनकी वाइफ का नाम उमा था। उन्होंने अपने वाइफ से कहा, काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज़ द सेम। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज़ द सेम। तो उन्होंने अपनी वाइफ से कहा, अपनी वाइफ को समझाया कि गाय विभिन्न कलर्स की होती हैं,
तरह तरह रंगों की गाय होती हैं, बट उनका जो दूध होता है वो सेम होता है, राइट। डिफरेंट टीचर्स, विभिन्न प्रकार के शिक्षक अपने अलग अलग विभिन्न तरह के ओपिनियंस देते हैं, लेकिन सबका एसेंस, सबका कंक्लूजन एक ही होता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वो कंक्लूजन सेम होता है कि अपने देश के लिए कुछ करना, अपने रिलीजन के लिए कुछ करना। He was attracted by science and modern knowledge. Knowledge should be practical and scientific. उन्हें साइंस का और मॉडर्न नॉलेज से भी का भी बहुत अच्छा ज्ञान था। तो नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक। उनका कहना था कि जो ज्ञान है वो प्रैक्टिकल होना चाहिए। प्रैक्टिकल मीन्स जो हमारे पुराने समय में उसको किया गया हो, प्रैक्टिकल होना चाहिए और वैज्ञानिक होना चाहिए। He started newspapers, but the suspicious British stopped them in 1823. उन्होंने अपना एक न्यूज़पेपर चलाया था, बट जो ब्रिटिश थे वो इतने कंफ्यूज थे कि ये क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, तो उन्होंने 1823 में उनके न्यूज़पेपर को भी बंद करवा दिया था। He crossed the seas and went to England to see what made the British powerful. There he told them. अंत में उन्होंने समुद्र को पार किया। यहाँ पहले मैंने आपको बताया जो रिलीजियस लीडर्स के बारे में, उनका कहना था कि जो समुद्र क्रॉस करेगा वो अपना रिलीजन छोड़ देगा, वो उस धर्म से बाहर कर दिया जाएगा। बट यहाँ पे राजा राम मोहन राय ने समुद्र को क्रॉस किया। समुद्र को क्रॉस करना मीन्स वो विदेश गए, समुद्र को क्रॉस किया और वो इंग्लैंड पहुँचे। वो देखना चाहते थे कि ब्रिटिश को क्या इतना पावरफुल बना रहा है, क्या ऐसी चीज़ है जिससे ब्रिटिश इतने पावरफुल हो रहे हैं। देयर ही टोल्ड देम, तब उन्होंने बताया, वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट्स, बट यू मस्ट रिमेंबर द रिस्पॉन्सिबिलिटी अ रूलर ओज टू हिज सब्जेक्ट्स। उन्होंने यहाँ पे आके कहा कि ठीक है, हम लोग एक्सेप्ट करते हैं आपको शासक के रूप में। ब्रिटिश से कहा हम लोग आपको शासक के रूप में एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन आपको भी हमें प्रजा के रूप में एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, बट यू मस्ट रिमेंबर द रिस्पॉन्सिबिलिटी अ रूलर ओज टू हिज सब्जेक्ट्स। एक चीज़ आपको याद रखनी होगी कि शासक को अपने प्रजा के प्रति जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी जिम्मेदारियां हैं, वो चीज़ आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑपरेशंस। ऑपरेशंस मीन्स अत्याचार, उत्पीड़न। 1765 to 1835। But the British continued to oppress Indians. In 1818, they had passed Regulation 3. Under it, an Indian could be jailed without trial in a court. 1765 से 1835 के बीच में अत्याचार इतना बढ़ चुका था कि वहाँ के ब्रिटिशर्स ने भारतीयों के प्रति जो अपना एक रेगुलेशन 3 पास किया। एक उन्होंने रेगुलेशन बनाया, रेगुलेशन 3 नाम से उसको पास किया, जिसके अंतर्गत ये था कि इंडियंस को जेल किया जाएगा बिना कोर्ट में शामिल हुए, कि उनकी कोई भी गलती होगी तो ये साबित किए बगैर कि वह सही है कि गलत, उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा, कोर्ट नहीं ले जाएंगे। ऑल टाइम ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया ड्रू बिग सैलरीज एंड ऑल्सो मेड फॉर्च्यून्स इन प्राइवेट बिजनेस। भारत में हमेशा
ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, वो इंडिया से बड़ी बड़ी सैलरीज उठाते थे और अपने भाग्य को, अपने फॉर्चून्स को, अपने भविष्य को एक प्राइवेट कंपनी से जोड़ कर बनाते थे, बहुत अच्छा कर देते थे। वहाँ उनकी जो प्राइवेट बिजनेस चल रहे थे उससे वो बड़ी बड़ी सैलरीज उठाते थे और अपने आगे के फ्यूचर को अच्छा बनाते चल रहे थे। बाय 1829 ब्रिटेन वॉज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीज़ टू इंडिया। 1829 में ब्रिटेन ने 7 करोड़ रुपए का बिजनेस एक्सपोर्ट किया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि किस तरह से उनका यहाँ पे बिजनेस बढ़ता जा रहा था। यहाँ से वो पैसे कमा रहे थे भारत से, और जो भारत के लोग थे वो कमज़ोर पड़ते जा रहे थे, उनका बिजनेस बंद हो गया, उनकी इंडस्ट्री बंद होती जा रही थी। द ब्रिटिश गवर्नमेंट on the company's loot while Indian industries began to die. The British यहाँ जो ब्रिटिश थे उनकी कंपनी इतना लूट रही थी, जबकि जो इंडियन इंडस्ट्री थी वो मरने के कगार पर आ गई थी, वो बंद होनी शुरू हो गई थी। गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम। उस समय के जो वहाँ पे गवर्नर जनरल थे बेंटिक, उन्हें वापस अपने घर जाना पड़ा, वो वापस इंग्लैंड चले गए। द बोन्स ऑफ कॉटन वेवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। डिससेटिस्फैक्शन। असंतुष्टि। डिससेटिस्फैक्शन मीन्स असंतुष्टि। 1835 to 56. Education in India was in Persian and Sanskrit. In 1835, an Englishman named Macaulay suggested a change. तो यहाँ से जब गवर्नर जनरल बेंटिक को वापस जाना पड़ा, फिर वहाँ से नए गवर्नर जनरल आते हैं। गवर्नर जनरल बेंटिक का कहना था द बोन्स ऑफ कॉटन वेवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। यहाँ जो कॉटन वेवर्स हैं, जो बुनकर हैं, जो कि यहाँ की एक तरह से बोन्स हैं भारत की, वो अब ख़त्म होती जा रही है। अब आगे दिखाता है कि यहाँ जब गवर्नर जनरल वो वापस चले गए तो नए गवर्नर जनरल आते हैं जिनका नाम है मैकॉले। तो उन्होंने क्या असंतुष्टि दिखाई, जो एजुकेशन थी इंडिया की पर्शियन और संस्कृत भाषा में 1835 में, तो इंग्लिश मैन नेम्ड मैकॉले सजेस्टेड अ चेंज। उन्होंने सजेस्ट किया कि इसको चेंज कर दिया जाए। इट मीन्स इस भाषा में यहाँ पे एजुकेशन नहीं होगा। वी शुड टीच द नेटिव थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज। उन्होंने क्या कहा कि यहाँ पे हम लोगों को यहाँ के लोगों के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में की पढ़ाई करानी चाहिए। दूसरे ब्रिटिशर ने कहा मैं सहमत हूँ। English education produced clerks to whom the British gave petty jobs under them. Incidentally, it also produced a new generation of intellectuals. English education जो भी भारतीय इंग्लिश एजुकेशन लेते थे उनको क्लर्क का पोस्ट दिया जाता था। अब उनकी कंपनी में क्लर्क का पोस्ट दिया जाता था। Incidentally, it also produced a new generation of intellectual. और क्लर्क का उन्हें पोस्ट दिया जाता था, और सौभाग्यवश कह सकते हैं, सौभाग्यवश ऐसा करने से वो आगे के जनरेशन को, ब्रिटिशर्स एक तरह से अनजाने में ही कहिए या जैसे भी, वो आगे के जनरेशन्स को बुद्धिमान बना रहे थे।
We must educate our brothers and try to improve their material conditions. For that, we must convey our grievance to the British Parliament. तो इंडियंस का कहना था कि हमें अपने भाइयों को शैक्षिक बनाना है, और दूसरे भाई ने कहा कि हमें उनके जो कंडीशंस हैं, उनकी ज़रूरतें हैं, उनको इम्प्रूव करना है, और इन सब दुख को हमें ब्रिटिश पार्लियामेंट में कन्वे करना है। अपने जो भी परेशानी है, जो भी दुख है एजुकेशन से रिलेटेड, उनको हमें ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने रखना है। बाय 1856 द ब्रिटिश हैड कॉन्कर्ड द होल ऑफ इंडिया। पहले हमने मैप देखा था जहाँ से स्टार्टिंग हो रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, और अभी पूरे भारत में अपना ही राज्य था। बट अब यहाँ पे इस मैप में देखते हैं कि ये पूरा रेड एरिया हो रहा है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का है। कुछ ही अभी भारत में भारतीय शासक अभी इसमें हैं, बाकी सब ईस्ट इंडिया कंपनी से मिल चुके हैं, ब्रिटिश एरिया हो चुका है ये सब। They cared little about the needs of Indians. तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए बात हो रही है कि वे लोग हमारे जो भारत के नीड्स हैं उनके बारे में केयर करें। Our kings have become puppets and we have lost our old jobs. हमारे राजा यहाँ के पपेट्स बन गए हैं, यहाँ की कठपुतली बन गए ब्रिटिशर्स की, और हमारी जो पुराना व्यवसाय था उनको हम खो चुके हैं। एंड लैंड्स, दूसरे आदमी ने कहा, जॉब के साथ साथ हमारी ज़मीनें भी। दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स, और वो हमारे भाइयों को कन्वर्ट कर रहे हैं, मीन्स उनका रिलीजन कन्वर्ट कर रहे हैं। जो हिंदू हैं उनको ब्रिटिशर्स बना रहे हैं। यू ओनली टॉक, डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट। किसी ने कहा, तुम सिर्फ बात करते हो, तुम लोग सिर्फ बात करते हो, कुछ करो, किसी तरह से इन सब से बाहर निकालो। So the students, that's all for today. I will explain remaining part in my next video. Hope you understand very well this part. Thank you.